जरा सोचिए, एक इमेजिनरी एयरपोर्ट को $242 मिलियन में बेच देना। कोई कैसे ऐसा सोच भी सकता है? हम में से बहुत से लोग अक्सर स्पैम ईमेल रिसीव करते हैं। खासकर नाइजीरिया इस तरह के स्कैम्स के लिए काफी फेमस है। आपको कोई ईमेल भेजेगा जो खुद को कोई प्रिंस, डॉक्टर या बैंक मैनेजर बताएगा, और वो कहेगा कि उसके पास बहुत बड़ी रकम है और उसे आपकी मदद चाहिए उस रकम को अपने देश ट्रांसफर करने में। इसके बदले में वो कहेगा कि आपको भी उस रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा, लेकिन बदले में आपको सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट एडवांस में भेजना होगा ताकि वो आपकी बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सके। फिर वो मिलियन डॉलर्स भेजना शुरू करेगा। ये एक क्लासिक स्कैम मेथड है जो तब से चल रही है जब से ह्यूमंस ने ईमेल यूज करना शुरू किया। लेकिन आज की जो स्कैम स्टोरी हम सुनने जा रहे हैं वो इंटरनेट से भी पहले की है। असल में आज के इंटरनेट स्कैमर्स तो बच्चों जैसी ट्रिक्स करते हैं, उनके सामने तो नाइजीरिया का किंग ऑफ स्विंडलर्स कुछ और ही लेवल का था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे उसने एक फेक एयरपोर्ट को $242 मिलियन में बेच दिया। साल 1995 ब्राजील के बैंको नोरोएस्टे के मैनेजर को नाइजीरिया से एक फोन कॉल आई। फोन करने वाला कोई आम नाइजीरियाई नागरिक नहीं था। उसने खुद को बताया, गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया। अब सेंट्रल बैंक किसी भी देश का सबसे हाईएस्ट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है और पूरे देश की फाइनेंशियल पॉलिसीज डिसाइड करता है। और सेंट्रल बैंक का गवर्नर एक तरह से मिनिस्टर की रैंक रखता है। तो सोचिए, ब्राजील के बैंक मैनेजर को जब खुद किसी देश का गवर्नर कॉल करे तो बात ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाती है। गवर्नर ने कहना शुरू किया कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट अपनी कैपिटल सिटी अबूजा में एक नए एयरपोर्ट को बिल्ड करने जा रही है। अबूजा देश के बड़े शहरों में से एक है और वहां की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और अगर वहां एयरपोर्ट बनता है तो वो डेफिनेटली काफी प्रॉफिटेबल होगा। यह सुनकर ब्राजील के बैंक मैनेजर का इंटरेस्ट और बढ़ गया। गवर्नर ने आगे बताया कि इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट $250 मिलियन है, और वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अपॉर्चुनिटी कई अन्य बैंक्स को भी दी जा रही है। मतलब पहले आओ पहले पाओ का मामला। अब वो बैंक मैनेजर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के रिटर्न्स के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि इतने बड़े सिटीज में जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट को 1-2 साल में ही रिकवर कर लेते हैं। यानी ये एक इरिप्लेसेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन तभी उस नाइजीरियन गवर्नर ने उसे और एक्साइटेड कर दिया। उसने कहा, आपको इस डील के लिए $10 मिलियन की कमीशन भी मिलेगी, क्योंकि आप इस डील को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब तो ब्राजीलियन बैंक मैनेजर और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट डील, ऊपर से पर्सनल कमीशन, और वो भी $10 करोड़ की। और सबसे बड़ी बात, ये उसके खुद के पैसे नहीं थे, ये बैंक के कस्टमर्स का पैसा था। इसीलिए उसने ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं समझी। कुछ बातचीत के बाद बैंक मैनेजर ने हामी भर दी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहा है वो नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक का गवर्नर नहीं था, बल्कि एक आदमी था जिसका नाम था इमैनुअल नवूड। इमैनुअल नवूड किसी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं था। असल में ऐसा कोई एयरपोर्ट था ही नहीं। पूरी बात एक बहुत बड़ा झूठ थी। तो आखिर ये इमैनुअल नवूड कौन था और उसने इतना बड़ा स्कैम कैसे किया? इमैनुअल खुद भी नाइजीरिया के एक प्राइवेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ नाइजीरिया में एक मैनेजर था। ये कोई सरकारी बैंक नहीं था। उसके पास ऑलरेडी अच्छी वेल्थ और स्टेटस था, लेकिन उसे और ज्यादा चाहिए था। मिलियंस की भूख थी। वहीं से उसके दिमाग में ये पागलपन भरा आइडिया आया, एक इमेजिनरी एयरपोर्ट के नाम पर इन्वेस्टमेंट लेने का। अब वो जानता था कि केवल एक सिंपल बैंक मैनेजर होने से वो किसी को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं दिला सकता। उसे अपने प्रोफाइल को और ऊपर दिखाना था। इसलिए उसने खुद को गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया, पॉल ओगवूमा के रूप में प्रेजेंट करने की प्लानिंग की। अब स्कैम को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए एक सॉलिड टीम की जरूरत थी। इमैनुअल ने अपने जानकारों में से 5 लोगों की एक टीम बनाई जो सभी फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में काम करते थे। ये सब नाइजीरिया की बैंकिंग सिस्टम को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स को बहुत अच्छे से समझते थे। इनके पास इन्फ्लुएंशियल लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन थी जिससे ये उन्हें इम्पर्सनेट कर सकें। स्टेप 1, उन्होंने एक ऑफिशियल और प्रोफेशनल लेटर तैयार किया, मिनिस्ट्री ऑफ एरोनॉटिक्स के नाम से। यह लेटर एक व्यक्ति टूरिस्टा विलियम के सिग्नेचर से था, जो संभवतः डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग डिपार्टमेंट था। लेकिन असल में ऐसा कोई आदमी था ही नहीं। लेटर में लिखा गया था
कि नाइजीरियन गवर्नमेंट अबूजा में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रही है और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तलाश में है। अब क्योंकि अबूजा को 1991 में ही नई कैपिटल घोषित किया गया था, तो वहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होना बिलीवेबल था, जिससे स्कैम की स्टोरी और भी ऑथेंटिक लग रही थी। इमैनुअल और उसकी टीम ने यह लेटर दुनिया भर के कई बैंक्स को फैक्स किया। हर लेटर में थोड़ा लोकल टच भी ऐड किया गया। ब्राजील के बैंको नॉरवेस्ट में जो लेटर गया, वो स्पेशली उस बैंक के मैनेजर नेल्सन सकागुची के नाम से एड्रेस्ड था। सकागुची एक जापानीज ओरिजिन के इंसान थे जो ब्राजील में रहकर काम कर रहे थे। जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो वो ऑफिशियल नाइजीरियन गवर्नमेंट फैक्स से आया हुआ लगा और उसमें बड़े नाम और ऑफिशियल स्टैम्प्स थे। अब उनके बैंक की पॉलिसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने की थी, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी उनको क्रेडिबल लगी। इमैनुअल की कॉन्टैक्ट्स की वजह से ये फैक्स नाइजीरिया के किसी गवर्नमेंट नंबर से भेजा गया था, जिससे क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई। सकागुची ने तुरंत इंटरेस्ट दिखाया और रिप्लाई भेजा कि वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। अब इमैनुअल ने खुद को सेंट्रल बैंक गवर्नर बताकर सकागुची को कॉल किया। दोनों में बातचीत बढ़ी और फिर सकागुची ने इमैनुअल को मीटिंग के लिए इनवाइट किया। इमैनुअल ने नाइजीरिया आने से मना कर दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी का बहाना बनाकर। सकागुची ने कहा, मैं नेक्स्ट वीक लंदन में हूं, वहां मिलते हैं। इमैनुअल ने हाँ कह दी। अब इमैनुअल और उसकी पूरी टीम लंदन गई, हर कोई किसी हाई प्रोफाइल रोल में, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, डायरेक्टर ऑफ एविएशन वगैरह। उनकी वाइव्स तक को भी रोल्स दिए गए ताकि सेटअप बिलीवेबल लगे। लंदन में उन्होंने सकागुची को लिमुजीन भेजकर एयरपोर्ट से पिक करवाया और एक 5 स्टार होटल में बेस्ट स्वीट में ठहराया। मीटिंग के दौरान इमैनुअल ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए, फेक एयरपोर्ट ब्लूप्रिंट्स, फेक लैंड प्लान्स। सब कुछ प्रोफेशनल और डिटेल्ड था और उस समय इंटरनेट या गूगल जैसा कुछ नहीं था जिससे सकागुची रियल गवर्नर की इमेज या आइडेंटिटी वेरीफाई कर पाता। इमैनुअल ने कहा, हमें कंस्ट्रक्शन शुरू होने में 4 से 5 साल हैं, लेकिन फंड्स अभी से चाहिए ताकि हम कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स हायर कर सकें। अब सकागुची थोड़ा सस्पिशियस होने लगा, लेकिन इमैनुअल ने प्रेशर बनाया। अगर आपको यह प्रोजेक्ट सस्पिशियस लग रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत से इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन हमने आपको प्रायोरिटी दी है। और साथ ही फिर $10 मिलियन की कमीशन की बात रिमाइंड करवाई। अब डर अपॉर्चुनिटी छिन जाने का और लालच कमीशन का। सकागुची ने कहा, ठीक है, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब संभाल लूंगा। बस यहीं से वो जाल में पूरी तरह फंस गया। लंदन मीटिंग में अग्रीमेंट हुआ कि बैंको नॉरवेस्ट $242 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। इमैनुअल ने डिमांड की कि पहला डिपॉजिट $3 मिलियन का तुरंत भेजा जाए। सकागुची ने प्रेशर में आकर वो अमाउंट भेज दिया और यहीं से शुरू हुआ एक सिलसिला जो अगले 3 साल 1995 से 1998 तक चला। सकागुची ने अकेले बिना अपने बैंक के किसी हायर मैनेजमेंट को बताए इमैनुअल को बार बार मिलियंस भेजे। वो स्कैम के साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस चुका था। एक बार इनिशियल अमाउंट देने के बाद वो पीछे नहीं हट सकता था। कई बार शक हुआ, लेकिन वो सोचता रहा, शायद ये रियल हो। और इमैनुअल एक मास्टरमाइंड की तरह उसे इमोशंस, ग्रीड और फियर से मैनिपुलेट करता रहा। सबसे जरूरी स्टेप यह था कि उसने कभी भी $6 मिलियन से ज्यादा की रकम एक बार में ट्रांसफर नहीं की। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? साका सभी फॉरेन कंट्रीज में होने वाले ट्रांसफर्स के लिए जिम्मेदार था, बशर्ते वो रकम $6 मिलियन से कम हो। अगर इससे ज्यादा की रकम ट्रांसफर करनी होती तो उसे बोर्ड अप्रूवल लेना पड़ता। दूसरा स्टेप यह था कि ये पैसे एक ही अकाउंट या एक ही कंट्री में ट्रांसफर नहीं होने चाहिए थे, बल्कि अलग अलग देशों में भेजे जाने चाहिए, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। यहां तक कि जिन बैंक्स में पैसे भेजे गए वो भी अलग अलग थे। चूंकि ये सारे ट्रांसफर्स अलग अलग देशों और बैंक्स के नेटवर्क से होकर हो रहे थे, इसलिए किसी को भी शक नहीं हुआ कि पैसा कहां जा रहा है। पैसे का पीछा करना तो बैंक मैनेजर की जिम्मेदारी थी। जहां तक इमैनुअल और उसकी टीम इन नाइजीरिया की बात है, उन्होंने 17 बैंक का इस्तेमाल करके इस पैसे को मिला जुला दिया और ऐसे तरीके से बांटा कि किसी को शक न हो। इसी तरह सका ने अगले 3 सालों में इमैनुअल और उसकी टीम को कुल $242 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान इमैनुअल उसे झूठे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स भेजता रहा ताकि यह दिखाया जा सके कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और जल्द ही रियल कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। जैसा कि मैंने बताया, इमैनुअल और उसकी पूरी टीम का
बैकग्राउंड बैंकिंग से था। उन्होंने जो पैसा मिला उसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट खरीदी नाइजीरिया में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और कई कंपनियों में शेयर्स भी ली। पूरा मामला सभी की नजरों से छुपा रहा और शायद ये सालों तक सामने ना आता अगर एक अनएक्सपेक्टेड घटना न हुई होती। हुआ यूं कि स्पेन का सबसे बड़ा बैंक सांतांडर बैंक नोरोस्ट बैंक को खरीदना चाहता था। उन्होंने नोरोस्ट बैंक को एक ऑफर दी और बैंक की मैनेजमेंट ने इनिशियल अप्रूवल दे दिया। ऐसी एक्विजिशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें पहले सभी एसेट्स और डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है ताकि सही वैल्यूएशन की जा सके। स्पेनिश बैंक और ब्राजीलियन बैंक दोनों ने मिलकर एक बोर्ड बनाया जो पूरी जांच करे। इस बोर्ड ने जब पूरी वैल्यूएशन प्रोसेस की तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि नोरोवेस्ट बैंक की कैपिटल का लगभग 1/3 हिस्सा यानी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस गायब है। बैंक मैनेजर नेल्सन सकागुची को बुलाया गया और 3 सालों में हुए ट्रांजैक्शंस का जवाब मांगा गया। उसने कबूल किया कि उसने नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट डील की थी, अबूजा में एक एयरपोर्ट बनाने के लिए, और उसने $242 मिलियन ट्रांसफर किए बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताए।